नॉवेल अनोखी रहज़नी मदद की तालिब। और फिर हम उसी वक्त कमरे से निकल सके थे जब नौकरों को होश आया था। हमीद ने गहरी सांस लेकर कहा। फरीदी कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर बोला, तो तुम्हें उसकी ज़ियारत नसीब हो ही गई। मैं तो आज तक भटकता फिर रहा हूँ। मुझे शुबा है कि लड़की उसे पहले से जानती है। शुबे की वजह? वो या तो उसके किसी उम्मीदवार के लिए काम कर रहा है या खुद ही उम्मीदवार है। सर सज्जाद उसके गिर्द मर्दों की भीड़ देखना पसंद नहीं करता था। उसका ख्याल था कि वह खुद ही उसके लिए शौहर का इंतखाब करेगा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि रिजवाना ने रास्ता साफ करने के लिए ये सब कुछ खुद कर डाला हो? वो लड़की मेरी समझ से बाहर है, उस पर मुनहसर नहीं। आज तक कोई लड़की तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी, वरना तुम भी डैडी बन गए होते। बहरहाल अब आप मुझे डैडी के तौर पर किसी अंधे कुएं में उल्टा लटका दीजिए, मुझे कोई एतराज़ ना होगा, लेकिन ये ड्यूटी मेरे बस से बाहर है। समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी निगहदाश्त की फ़िक्र आपको क्यों पड़ गई है। सर सज्जाद मर तो नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान बटाए रखो। अरे वो मेरा ही ध्यान इस तरह बटा कर रख देगी कि मैं दीवारों से सर टकराता फिरूँगा। यकबैक फ़ोन की घंटी बजी और फरीदी ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, गुड, फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। रिसीवर रखकर वो हमीद की तरफ मुड़ा। चलो, शायद आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की से भी मिला सकूं जो बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगी। हमीद कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद लिंकन कंपाउंड से बाहर निकल रही थी। फरीदी ने ये नहीं बताया था कि जाना कहाँ होगा। हमीद ने पूछा भी नहीं। पिछली रात खासा लतीफ़ा रहा। कुछ देर बाद उसने कहा। हमीद अब भी कुछ न बोला। फरीदी ने कहा, क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? सर सज्जाद हो गया है मुझे, हमीद गुर्राया। अगर तुम्हारी ये गुर्राहट ज़ैदी सुन पाए तो शायद यही समझे कि फिर गर्दन दबाई कुत्ते ने। मतलब? हमीद चौंक पड़ा। वो जानता था कि ज़ैदी और ताहिर सर सज्जाद की तारजाम वाली कोठी की निगरानी करते हैं। पिछली रात एक कुत्ते ने उसकी गर्दन दबाई थी। वो आदमी बहुत चालाक है। ये अंदाज़ा करने के लिए कि कोई बाग में मौजूद तो नहीं है, कुत्ता भी साथ लाया था। जैसे ही कुत्ता ज़ैदी पर झपटा वो होशियार हो गया, लेकिन ताहिर भी उसे देख चुका था। मैं देर से पहुंचा। ताहिर ने कोशिश की थी कि उसे पकड़ ले। शायद एक हाथ उसकी गिरफ्त में आ भी गया था, लेकिन फिर आस्तीन ही गिरफ्त में रह गई और वो निकल गया। ये कैसे हुआ? आस्तीन पर आस्तीन चढ़ा रखी थी, जिसका कपड़ा गैर मामूली तौर पर चिकना था। शायद उसी आस्तीन पर उसका हाथ पड़ा था। बस, तो अब वो गया हाथ से। शायद कोठी का रुख भी ना करे। मेरा भी यही ख्याल है। आपकी दानिस्त में वो कोठी क्यों खाली कराना चाहता है? क्यों खाली कराना चाहता है? फरीदी ने हैरत से दोहराया, फिर बोला, अरे वो तो ज़्यादातर खाली ही पड़ी रहती है। खाली नहीं कराना चाहता, बल्कि उस पर सर सज्जाद का मालकाना कब्ज़ा पसंद नहीं करता। गोया वो उसे ख़रीदना चाहता है, तो क्या उसके लिए उसे सामने ना आना पड़ेगा? सर सज्जाद उसकी शख्सियत से वाकिफ़ ना हो जाएगा? क्या उसका बयान याद नहीं? सर सज्जाद के कुछ ऐसे राज भी उसे मालूम हैं जिसकी बिना पर वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है। उसने यही अंदाज़ा लगाया होगा कि उसकी शख्सियत ज़ाहिर हो जाने के बावजूद भी सर सज्जाद अपनी ज़ुबान बंद ही रखेगा। उसका यह अंदाज़ा गलत भी नहीं था। जब तक सर सज्जाद पर कातलाना हमला नहीं हुआ था, उसने ज़ुबान नहीं खोली। लेकिन वो तो उसकी ब्लैक मेलिंग की धमकी से मरोब भी नहीं हुआ था। ना हुआ हो, मगर क्या उसने वो राज हमें भी बता दिया है जिसकी बिना पर कोई उसे ब्लैक मेलिंग की धमकी दे सके? नहीं, तो उसका यही मतलब तो हुआ ना कि वो उसका ज़ाहिर हो जाना पसंद नहीं करता। ये बात वो आदमी भी जानता होगा कि सर सज्जाद मरऊब हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो उस राज के हवाले से पुलिस को मुतवज्जा करने की हिम्मत ना कर सकेगा। मगर उसे कत्ल करा देने से उस मसले का हल निकल सकता है। क्यों नहीं? क्या ये ज़रूरी है कि ये इमारत रिजवाना को भी पसंद हो? और फिर उस हादसे के बाद तो वो उससे और ज़्यादा बेजार हो गई होगी। मेरा ख्याल है कि वो तो उसे बहुत सस्ते दामों पर फ़रोख्त करने से भी गुरेज़ नहीं करेगी। एक बात और भी ज़हन नशीन कर लो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि यह कातलाना हमला उसी आदमी की तरफ से हुआ हो जो इस इमारत को उससे ख़रीदना चाहता था। क्या बात हुई? सर सज्जाद के पास भी उसका कोई सबूत नहीं है, चूँकि एक बार उसे किसी नामालूम आदमी की तरफ से कत्ल कर देने की धमकी मिल चुकी थी, इसीलिए उस मौके पर उसकी तरफ ख्याल ज़रूर जाएगा। तो फिर हम किसके पीछे हैं? उसके जो कनाडा बैंक की डकैती का ज़िम्मेदार है। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि हमला आवर ने मुलाजिम रखने का जिस तरीक़ेकार
का तस्करा किया था वही तरीक़ाकार वो भी आदमी भी इख्तियार करता है, और वही आदमी बाज़ नामालूम वजूह की बिना पर उस इमारत में भी दिलचस्पी ले रहा है। उसके बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि सर सज्जाद को कत्ल करा देने की कोई और वजह भी हो। आहा ठहरिए, वो तो होशियार हो ही गया होगा। ज़ाहिर है कि सर सज्जाद ज़िंदा है। वो सोचेगा कि कत्ल तो उसने कराया, मगर लाश किसने गायब कर दी। नहीं जनाब, वो इतना बुद्धू तो नहीं हो सकता। मामूली सी जहानत का आदमी भी ऐसे हालात में ये ज़रूर सोचेगा कि कहीं उसके लिए जाल तो नहीं बिछाया गया। आप खुद सोचिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिछली रात उस इमारत के आसपास पाया गया था। कमाल है। हमीद ने पलकें झपकाईं। आप किसी दूसरे आदमी के इम्कानात की भी बात करते हैं और फिर उसकी तरफ से आंखें भी बंद कर लेते हैं। अभी आपने कहा था कि मुमकिन है कातिल वो ना रहा हो जिसने कत्ल की धमकी दी थी, यानी वही आदमी जो इमारत ख़रीदना चाहता था। हो सकता है पिछली रात वही रहा हो। वो आदमी भी उस इमारत में दिलचस्पी ले सकता है जिसने सर सज्जाद पर कातिलाना हमला कराया था। क्या वो ये मालूम करने के लिए बेचैन न होगा कि लाश किसने गायब कराई और क्यों? कुदरती बात है। बस तो फिर वो मुहतात हो जाने के बावजूद भी गलतियां करेगा। अगर वो उसे किसी किस्म का जाल भी समझा है, तब भी ये ज़रूर मालूम करना चाहेगा कि ये जाल पुलिस ने बिछाया है या किसी फरीदी जुमला अधूरा ही छोड़कर खामोश हो गया। वो कुछ सोच रहा था। हमीद ने महसूस किया जैसे वो अब उस मसले पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता। आपने मेजर सईद को भी चेक किया या नहीं? हाँ, और तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि वो कुत्तों का बड़ा अच्छा ट्रेनर भी है। उसके पास कई अच्छी नस्ल के कुत्ते भी हैं, लेकिन तुम उसके यहाँ से कोई ऐसा कुत्ता बरामद नहीं कर सकोगे जिसका रंग स्याह हो। ओह, तो आप शुबा कर रहे हैं उस पर? किसी केस के दौरान में सिर्फ शुबहात ही हकीकत की तरफ रहनुमाई करते हैं। और सुनो, मेजर सईद का माजी भी दागदार है। अभी तक ये बात पाया सबूत को नहीं पहुंच सकी कि उसने कभी फ़ौज में मुलाजमत की हो, और उस गलत बयानी के बावजूद भी वो आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहा है। कोई शुबा भी नहीं कर सकता कि उसका ताल्लुक़ फ़ौज से ना रहा होगा। ये तो मेरी दरियाफ़्त है। तो फिर इधर उधर झक मारते फिरने की क्या ज़रूरत है? उसी पर नज़र रखी जाए। इधर उधर झक मारे बगैर उसके ख़िलाफ़ सबूत नहीं बहम पहुँचाए जा सकते। तो खुसूसियत से उसी पर नज़र है? नहीं, और भी हैं। तुम्हारा ये मशवरा भी कबूल कर लिया गया है कि रिजवाना के उम्मीदवारों पर भी नज़र रखी जाए, लेकिन बुनियादी चीज़ है कनाडा बैंक की डकैती, सर सज्जाद का कत्ल नहीं। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर हमीद ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फ़िलहाल दौलताबाद का एक रेस्तरां मंजिल है। मेरा ख़्याल है कि उसके कुछ न कुछ आदमी यकीनी तौर पर आपकी नज़रों में हैं। तुम्हारा ख़्याल गलत नहीं है। तो फिर वो भी उसी तरह ख़त्म कर दिए जाएंगे जैसे आपको डकैती की इत्तला देने वाला ख़त्म हो गया था। अगर अब तक ख़त्म नहीं किए गए तो तुम उसे क्या समझोगे? यही कि वो नहीं समझता कि आप उनके ज़रिए उस तक पहुंच सकेंगे। फिर उस आदमी का कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? ओह, वो शायद उस तक पहुंचने में मदद दे सकता। हमीद बोला। हो सकता है कि यह ख्याल भी दुरुस्त ही साबित हो, फरीदी ने कहा, और फिर किसी सोच में पड़ गया। सर सज्जाद कहाँ है? हमीद ने कुछ देर बाद पूछा। शहर ही वाली कोठी में। मैंने तो नहीं देखा। अभी हाल ही में रिजवाना ने एक नया मुलाजिम रखा है। फरीदी मुस्कुराया। जाहिर है कि तुम मुलाजमीन को क्यों घूरने लगे? मुलाजिम? हमीद आंखें फाड़ कर रह गया। हाँ, उसने कहा था कि वो रिजवाना के से करीब ही रहना चाहता है। हाँ, उसने कहा था कि वो रिजवाना से करीब ही रहना चाहता है, इसलिए मुझे उसके चेहरे पर ख़ासी मेहनत करनी पड़ी थी। तुम उसे करीब से देखने पर भी पहचान ना सकोगे। आखिर वो रिजवाना पर ख़ुद को ज़ाहिर क्यों नहीं कर देता? उस सूरत में वो मगमूम ना रह सकेगी। सर सज्जाद खुद ही उस पर आमादा नहीं हुआ था। एक बार फिर सुन लो कि मैंने ये दर्द सरी महज उस आदमी के लिए मोल लिया है जो बैंक ऑफ कनाडा की डकैती का जिम्मेदार है। इस सिलसिले में ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि सर सज्जाद से क्यों पुरखाश रखता है। आहा ठहरिए, देखिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते? सर सज्जाद तो बज़ाहिर मर ही चुका है। अब उस इमारत को फ़रोख्त कराने की कोशिश क्यों न की जाए? बल्कि तरीक़ेकार की हैसियत से नीलाम ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले पर नज़र रखी जाए। अहम खाना ख्याल है। क्या तुम ये समझते हो कि वो खुद ही बोली लगाने दौड़ा आएगा, जबकि उसका पूरा गिरोह उसके लिए काम के लिए मौजूद है? ये भी ठीक है। फिर क्या सूरत हो सकेगी? छोड़ो। फरीदी गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे फुटपाथ से लगाता हुआ बोला।
बस उतर जाओ, वो सामने है लकी बार एंड रेस्टोरेंट। काउंटर पर तुम्हें एक ऐसी ही लड़की नज़र आएगी जिसे देखकर जी खुश हो जाएगा। उससे दोस्ती पैदा करने की कोशिश करो। अगर इसी तरह ड्यूटियां बदलती रहें तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हमीद खुश होकर गाड़ी से उतरता हुआ बोला। फरीदी ने कुछ कहे बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमीद चंद लम्हे वहीं खड़ा रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड को घूरता रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ उसकी खोपड़ी नाच गई, क्योंकि काउंटर पर उसे बदशक्ल बूढ़ी औरत के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दिया था। उसने निचला होंठ दांतों में दबाकर दिल ही दिल में फरीदी को हज़ारों सुनाई और फिर यकबैक तहैया कर लिया कि अब उसे जिच ही कर डालेगा। अगर उस बूढ़ी औरत से वालहाना इश्क करके शहर भर में बदनाम ना हुआ तो कुछ भी ना किया। लड़की ने उसे दूर ही से देखा था और फिर अपनी रफ्तार इतनी तेज़ कर दी थी कि ज़रा सी ही देर में हाँफ कर रह गई, लेकिन बिलाखिर उस तक पहुँच कर ही दम लिया। वो एक छोटे से कैफ़े में दाखिल हो रहा था। वो ऐसा ही मामूली सा कैफ़े था जहाँ उस जैसी टिप टॉप लड़कियाँ झांकना भी पसंद ना करतीं, मगर वो अंदर चली गई। ना जाने कितनी तहैयर ज़दा सी नज़रें उसकी तरफ उठी थीं, लेकिन वह माहौल से बेपरवाह उसकी तरफ बढ़ती रही। उसने एक खाली मेज़ मुंतखब की और बैठने भी नहीं पाया था कि दूसरी तरफ पहुंचकर लड़की ने भी कुर्सी खिसकाई और वो चौंक कर उसे घूरने लगा। लड़की मुस्कुराई, वो चुपचाप बैठ गई। वो उसे देखे जा रहा था। यहाँ मैं तुम्हारी जेब काटूंगी, वो आहिस्ता से बोली। ओह, वो भी जवाबन मुस्कुराया। बुलाऊं पुलिस को? सामने ही ड्यूटी कांस्टेबल मौजूद है। बुला लो, अजनबी ने लापरवाही से कहा। गुफ्तगू इतनी आहिस्तगी से हो रही थी कि आसपास वाले आवाज़ें तो सुन सकते थे, लेकिन कुछ समझ ना सकते। 3-4 दिन हुए तुमने मेरे पर्स से टॉफ़ियाँ निकाली थीं, लड़की ने कहा। मैं तुम्हारे जिस्म से रूह निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद इसीलिए तुम्हारा नाम एक कत्ल के सिलसिले में लिया जा रहा है। लड़की की मुस्कुराहट जहर आलूद होते हुए भी खासी दिलकश थी। बकवास है, मैंने उसकी मेज़ पर खाना ज़रूर खाया था, लेकिन कत्ल, अरे कत्ल तो मैं उसे उस वक्त भी कर सकता था जब पेट भरकर रुखसत हो रहा था। मगर नाम तो लिया जा रहा है। पुलिस तुम्हारी तलाश में है। पुलिस मेरी जेब में रखी रहती है। चलो चाय मंगवाओ, मेरे पैसे बचे। लड़की ने बैरे को इशारे से बुलाकर चाय के लिए कहा और लुटेरे की तरफ देख देख कर मुस्कुराती रही। इस मुस्कुराहट का मतलब? वो उसे घूरता हुआ बोला। ओह, समझा, तुम शायद पुलिस से ताल्लुक़ रखती हो। मगर याद रखो कि मुझे ज़िंदा गिरफ्तार करने वाला आज तक पैदा होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो नहीं चुकता। बड़े जियाले हो, देख ही रही हो कि उस शहर पर मेरा राज है। हाँ, देख रही हूँ। क्या तुम्हारी पुश्त पर कोई क़ुव्वत है? मैं खुद ही एक बहुत बड़ी क़ुव्वत हूँ लड़की, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम आखिर ख़ुद को ख़तरात में क्यों डालते हो, जबकि कोई बड़ा फ़ायदा भी नहीं उठाते? खाना हज़म करने के लिए मैं ख़ुद को ख़तरात में डालने का आदी हो चुका हूँ। खाने के बाद चहलकदमी करने वाले तुम्हारी नज़रों से भी गुज़रे होंगे। मकसद खाना हज़म करना होता है, इसी तरह ख़तरात में पड़ना ही मेरी तंदुरुस्ती का ज़ामिन है। हाँ, इतना तंदुरुस्त तो होना ही चाहिए कि फांसी का फंदा बआसानी लग सके। क्या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूँ? वो खुशीले लहजे में बोला। क्या फ़ायदा होगा उससे? तीसरी बार मुलाकात ना हो सकेगी। मैं इसे पसंद नहीं करता कि किसी से दूसरी मुलाकात भी हो। अगर दूसरी या तीसरी बार पर्स में सिर्फ टॉफ़ियाँ ही टॉफ़ियाँ हो तो? वेटर चाय लाया और वो खामोश हो गए। लोग अब भी उन दोनों को घूरे जा रहे थे। लड़की ने प्यालियाँ सीधी की और चाय बनाने लगी। लुटेरे ने सिगरेट सुलगाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ 1 चम्मच शक्कर पीता हूँ। आते तो शरीफों ही किसी हैं, लड़की बोली। तुम मेरा मसहका उड़ा रही है। तुम मेरा मसहका उड़ा रही हो, कहीं मैं थप्पड़ न रसीद कर दूँ। ये हुई कमीनेपन की बात। वैसे मैं भी तुम्हारी ही तरह क्रेक हूँ। थप्पड़ खाने के बाद शायद मैं तुम्हारे सर पर चायदानी तोड़ दूँ। क्या वाकई? लुटेरे ने उसे तहसीन आमेज़ नज़रों से देखकर कहा। शहर की बेहतरी लड़कियां तुम्हारे लिए आहें भरा करती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे लिए आहें भरा करती हैं लड़कियां? लुटेरे के लहजे में हैरत थी। हाँ हाँ, वो लुटने ही के लिए सरेशाम घरों से निकल आती हैं और उनके हैंड बैग टॉफ़ी और चॉकलेट के पैकेटों से पुर होते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे पर्स में 2.5 का रिवाल्वर मिलेगा। खूब, लेकिन तुम मुझे मरोब करने की कोशिश क्यों कर रही हो? गलत समझे, मैं तुम्हें अपने मुतालिक बता रही थी। जानती हूँ कि तुम मरोब होने वालों में से नहीं हो,
لیکن کیا تم اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہو؟ ان حرکتوں سے کیا فائدہ جو تم کرتے پھرتے ہو؟ اپنے معاملات میں خوب سمجھتا ہوں۔ کسی حد تک میں بھی سمجھتی ہوں، لڑکی مسکرائی۔ تمہارا طریقہ کار سائنٹیفک ہے، تم نے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کی ہیں۔ اب اسی معاملے میں دیکھ لو، سر سجاد قتل کر دیا گیا، تم پر قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہترے لوگ تمہاری طرفداری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اخبارات تو اس مہم میں شریک ہو گئے ہیں۔ کیوں کان کھا رہی ہو میرے؟ اگر مجھے گرفتار کرانا چاہتی ہو تو یہیں اسی جگہ کوشش کر دیکھ لو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی آہستہ سے بولی۔ کوئی جال بچھاؤ گی میرے لیے؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ پھر غلط سمجھے، حالات ہی ایسے ہیں کہ میں پولیس سے مدد نہیں لے سکتی۔ کیا بات ہے؟ مجھے ایک بلیک میلر کے پنجے سے رہائی دلاؤ۔ کون ہے؟ یہ میں نہیں جانتی، میں نے صرف ایک بار اس کی ہلکی سی شکل دیکھی تھی، سر سے پیر تک سیاہ تھا، چہرے پر صرف آنکھوں کی جگہ کھلی نظر آتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے بعض غیر قانونی کام کرانا چاہتا ہے۔ ابھی کل ہی مجھے اس کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ میں سر سجاد کی لڑکی رضوانہ سے دوستی پیدا کروں۔ لٹیرے کی انگلیاں میز پر اس طرح چل رہی تھیں جیسے ٹائپ رائٹر پر چلتی ہیں۔ ناکامی۔ لڑکی اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور وہ سر اٹھا کر بولا، کیا تم مجھے اسی آدمی کی کہانی سناؤ گی جس کی سر سجاد کے قاتل نے سنائی تھی؟ ہو سکتا ہے وہی ہو، وہ مجھ سے صرف ایک بار ملا ہے۔ یہ پچھلی رات کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے تو مجھے اپنے فلیٹ میں کسی نہ کسی جگہ اس کے خطوط ملتے رہے ہیں۔ ارے وہ پیغام رساں کتا کہاں مر گیا تھا؟ میں نہیں جانتی، مجھے کسی کتے کے ذریعے کبھی اس کے خطوط نہیں ملے۔ بہرحال وہ خطوط یقینی طور پر ٹائپ میں ہوتے ہوں گے، نہیں ہاتھ کی تحریر۔ بڑا گدھا معلوم ہوتا ہے یہ آدمی بھی۔ کیوں؟ کام کرنے کا طریقہ تو اتنا عقل مندانہ ہے، لیکن وہ احمق بھی ہے کہ اپنی تحریریں تقسیم کرتا پھرتا ہے تاکہ کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جائے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس نے کبھی مجھے اس پر مجبور نہیں کیا کہ اس کی تحریریں تلف کر دی جائیں۔ چائے پی چکی تم؟ لٹیرے نے پوچھا۔ ہاں۔ تو بس قیمت ادا کرو اور چپ چاپ چلی جاؤ۔ سر سجاد کو قتل کرانے والا مجھے بھی پھانسنا چاہتا تھا۔ اور سنو، تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں بھی اسی کے گروہوں میں سے نہیں ہوں؟ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے۔ یہ اور بات ہے، لیکن وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اچھا تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھے اس سے چھٹکارا پانے میں مدد دو۔ ابھی تک میں اس کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتی رہی ہوں، مگر یہ قتل کا معاملہ ہے، آخر وہ مجھے سر سجاد کی لڑکی سے دوستی کرنے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ میں پولیس کی مدد بھی لے سکتی تھی، لیکن اس صورت میں مجھے دوسرے معاملات میں بھی الجھا لیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ مجھے کس سلسلے میں بلیک میل کر رہا تھا، اور میں تم سے یہ پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ پھر بتاؤ، دو گے سہارا؟ سوال یہ ہے کہ میں اسے کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ ایک بار بھی ٹکرا جائے تو پھر دیکھو۔ بڑی مصیبت ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ سر سجاد کے قاتل کے بیان کے مطابق وہ کافی باخبر آدمی معلوم ہوتا ہے، تو پھر کیا وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہوگا؟ تبھی تو بلیک میل کر رہا ہے۔ احمق سمجھنے کی کوشش کرو، کیا وہ اس سے بے خبر ہی رہے گا کہ تم مجھ سے مل بیٹھی ہو؟ یک بیک لڑکی خوفزدہ نظر آنے لگی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ لٹیرا اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی چند لمحے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تم سے اس طرح نہ ملنا چاہیے تھا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا علم اسے کیسے ہو سکے گا؟ لٹیرے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا جانوں، تم ہی نے یہ سوال اٹھایا تھا، تم ہی جواب دو۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر تم اس دوران میں قتل کر دی گئیں تو جواب مل ہی جائے گا۔ قتل نہیں، لڑکی کانپ گئی۔ یک بیک لٹیرا ایک جانب جھک گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لڑکی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، ایک اسمارٹ قسم کا وجیہہ نوجوان ریستوران میں داخل ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پلکیں جھپکائیں اور پھر لٹیرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نوجوان نے شاید اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا، وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔
लड़की ने उसकी आवाज़ सुनी। वो प्रिंस हेनरी की तंबाकू तलब कर रहा था। लुटेरा तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लड़की ने फिर काउंटर पर खड़े हुए नौजवान की तरफ देखा। वो भी तेजी से मुड़ा था। अब लड़की को एहसास हुआ कि उस दौरान में दूसरा आदमी लुटेरे की शक्ल देख लेने में कामयाब हुआ होगा। काउंटर के दोनों जानिब लंबे लंबे आईने लगे हुए थे। लड़की ने एक तवील सांस ली। शायद वो उस दूसरे आदमी को पहचानती थी जो लुटेरे के ताक़ुब में गया था। उसने काउंटर ही पर जाकर बिल अदा किया और तेजी से बाहर निकली, लेकिन यहाँ मामूल के खिलाफ कुछ भी न दिखाई दिया। सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम बदस्तूर बरकरार था। आसपास कहीं भी किसी किस्म की अबतरी नज़र न आई। उसका मतलब यही हो सकता था कि लुटेरा साफ निकल गया। वो उस तरफ चल पड़ी जहाँ अपनी टू सीटर छोड़ी थी, लेकिन टू सीटर में बैठने से पहले ही उसे खतरे का एहसास हो गया। वो नौजवान जो लुटेरे के ताक़ुब में गया था तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। लड़की ने इंजन स्टार्ट किया और उसके करीब पहुंचने से पहले ही टू सीटर हरकत में आ गई। फिर तकरीबन 4 फरलांग चलने के बाद उसे एक चौराहे पर रुकना पड़ा। उसके पीछे कारों और दूसरी गाड़ियों की एक लंबी सी कतार थी। उसने मुड़कर देखा और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गए। फिर जल्दी से ऑटोमेटिक सिग्नल की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर एक वीरान सड़क पर थी। एक बार फिर मुड़ना पड़ा। थोड़े ही फासले पर एक टैक्सी नज़र आई और उसने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए बाएं से वेंटी बैग खोल डाला। वेंटी बैग से एक कैमरा नुमा ट्रांसमीटर निकालकर उसे मुंह के करीब ले जाती ही बोली, 3636 स्पीकिंग। हेलो हेलो। ट्रांसमीटर के डायल के गोशे पर नुक्ते की शक्ल में एक सब्ज रोशनी नज़र आते ही उसने उसे एक कान से लगा लिया। शायद दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ें सुनती रही। फिर उसे दोबारा मुंह के करीब लाकर बोली, कैप्टन हमीद मेरा ताक़ुब कर रहा है। खेल बिगड़ गया। आज वो मिल गया था। मैं उसे शीशे में उतार रही थी कि वो कमबख्त आ टपका। वो तो निकल गया, लेकिन अब वो मेरे पीछे है। वो ट्रांसमीटर को फिर कान के करीब ले गई। हमीद ने महसूस किया कि टू सीटर की रफ्तार कम हो गई है। उसने ड्राइवर को भी रफ्तार कम करने की हिदायत दी और मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे भी एक कार थी। उसके ख्याल के मुताबिक उसकी रफ्तार भी कम की गई थी। उसने ड्राइवर से कहा कि वो पिछली वाली गाड़ी को निकल जाने का मौका दे। टैक्सी सड़क के बाएं किनारे से अलग कर चलने लगी। इस तरह पिछली गाड़ी के आगे निकल जाने के लिए काफ़ी जगह बच रही थी। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब से निकली, हमीद की रूह फना हो गई, क्योंकि ये पिछली सीट पर उसी लकीबार की वही बुढ़िया मालका नज़र आई थी जिससे वो पिछले 3 दिनों से इश्क करता रहा था और बामुश्किल तमाम उसे यकीन दिलाने में कामयाब हुआ था कि अगर वो भी जवाबन उससे इश्क नहीं करेगी तो वो किसी कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेगा। फरीदी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो उससे जान पहचान पैदा करे, लेकिन हमीद झल्लाहट में इश्क ही कर बैठा था। हमीद ही ठहरा। खोपड़ी या तो बिल्कुल सीधी चलेगी या इतनी उल्टी चलेगी कि किसी सूरत से खोपड़ी ही न मालूम हो सके। मगर अब उस वक्त उस्ताद तबा फांसी के फंदे की तरह गर्दन में आ पड़ी थी और वो सोच रहा था कि उस वक्त ये बुरी तरह हारिज होगी। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़कर इस तरह रुकी कि टू सीटर के ड्राइवर को भी रुक ही जाने में आफियत नज़र आई। रोक दो, हमीद ने अपने ड्राइवर से कहा। अगली दोनों गाड़ियां कुछ इस अंदाज में रुकी थीं कि आगे निकल जाने का इम्कान ही नहीं रह गया था, वरना हमीद ऐसी हिमाकत ना करता। बुढ़िया गाड़ी से उतर रही थी। टू सीटर वाली ने उसके ड्राइवर को ललकारा, गाड़ी हटाओ रास्ते से। इतनी देर में हमीद उसके करीब पहुंच चुका था। मैं कानून के नाम पर तुमसे उस लुटेरे का पता पूछता हूँ, उसने कहा। क्या मतलब, आप कौन हैं? लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं कोई भी हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि उस लुटेरे को कानून के हवाले करने में मदद करे। मैं नहीं जानती आप किस लुटेरे की बात कर रहे हैं। अरे ये खुद लुटेरा है, बुढ़िया करीब आकर दहाड़ी। मक्कार फरेबी। लड़की ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। जाओ तुम, ये इसी तरह लड़कियों से जान पहचान पैदा करके उन्हें फांसता है। क्यों बकवास कर रही हो? खामोश रहो। हमीद को गुस्सा आ गया। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी का रुख बदल दिया और लड़की ने अपनी टू सीटर का इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं कहता हूँ ठहरो, हमीद दहाड़ा। इतने ही नामाकूल मालूम होते हो कि वालदा मोहतरमा हर वक्त पीछे लगी रहती हैं। शर्म करो, लड़की ने मसहका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। फिर टू सीटर तेज़ी से आगे बढ़ गई। हमीद खड़ा सर सहलाता रह गया। वैसे उसने गाड़ी के नंबर तो जहन नशीन कर ही लिए थे। ये और बात है कि अब उस लड़की से दोबारा मुलाकात होने के इम्कानात ना रह गए हों।
ओह, वो एक बैग चौंक पड़ा। नामुमकिन, वह इस तरह नहीं जा सकती। फिर अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा ही था कि बुढ़िया बड़ी फुर्ती से झपट कर राह में हायल हो गई। हटो सामने से। अरे वाह, वो हाथ नचाकर बोली। होश ठिकाने हैं या नहीं? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करते रहे थे? मैं ज़िंदगी भर तुमसे वैसी ही बातें करता रहूँगा, मगर उस वक्त हट जाओ। ये दीदा दिलेरी, तुम जाओगे उसके पीछे? बड़ों का कहना मानते हैं साहब, हामिद के ड्राइवर ने हंसकर कहा। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा और अपना। हामिद आंखें निकाल कर आहिस्ता से बोला। मैं सारे ज़माने में चीखती फिरूंगी, तुमने ऐसी बातें क्यों की थीं? फिर करूँगा, तुम नहीं जानती। ओह, अब तो पता नहीं वो कहाँ पहुँची होगी। अरे फिर उसी की बातें, तुम जाओगे उसके पीछे? दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हंस रहे थे। बेली डार्लिंग, समझने की कोशिश करो, वो कोई शरीफ लड़की नहीं थी। शरीफ ही होती तो तुम्हें गोली क्यों ना मार देती? ओफो, यानी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि शरीफ लड़की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पीछे जाने दूं? यानी गैर शरीफ लड़की के साथ तुम रंगरलियां मनाते फिरोगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओफो, ओफो। हमिद ने झल्लाहट में दांत निकाले, फिर संभल गया। गुस्सा उस मुसीबत से निजात ना दिला सकता, बल्कि बात बढ़ती ही रही थी और वो दोनों ड्राइवर हंसते रहे। उसकी ज़ुबान से कहीं लफ्ज़ डार्लिंग निकल गया था। इस पर दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और अब एक नई दिलचस्पी के साथ उनकी तरफ मुतवज्जा थे। हो सकता है पहले वो भी उसे माँ ही समझे हों। अच्छा चलो वापस चलते हैं, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। अब उसे फरीदी पर ताव आ रहा था। मैं तुम्हारी ही गाड़ी में चलूँगी, उस गाड़ी का किराया अदा कर दो। अब किराया भी मैं ही अदा करूँ? हमीद आंखें निकाल कर बोला। वो तो अदा ही करना पड़ा। यही क्या कम था कि इस तरह हंसने वालों में से एक ही रह जाता। टैक्सी फिर शहर की तरफ वापस हुई। लड़की गालिबन तार जाम गई थी। हमीद का यही अंदाज़ा था। अब आज मैं तुम्हारे घर चलूँगी, बुढ़िया ठनक कर बोली। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि ये दुनिया बड़ी वाहियात जगह है, क्यों ना हम दोनों खुदकुशी कर लें। इस तरह दूसरी दुनिया में पहुंचकर तुम होटल खोल लेना और मैं जूते गांठूँगा। दोनों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती। हाँ, फजूल बातें ना करो, मैं तुम्हारे घर चलूँगी, बुढ़िया ने झल्ला कर कहा। तुमने कहा था कि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं देखूँगी कि अब तुम्हारी बातों पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। मैंने कब कहा है कि यकीन करो? देखो बैली, मुझ पर बाज़ औक़ात दौरे पड़ते हैं। पिछले दिनों मैं एक भैंस खरीद लाया था और उसे बड़े प्यार से बुर्दाना बेगम कहा करता था। क्या मतलब? भैंस का मतलब बताऊं या बुर्दाना का? तुम मेरा मसका उड़ा रहे हो। बुढ़िया बिफर गई। आखिर तुमने ऐसी बातें क्यों की थी? बातें करने ही के लिए होती हैं, ख्वाह वो किसी किस्म की हों। अब क्या बताऊं? मैंने तो यही सोचा था कि जल्द ही शादी भी हो जाएगी, मगर तुमने सुना था क्या कहा था उस लड़की ने? वो हल्लाफा क्यों ना कहती। हल्लाफा? हमीद ऊपरी होंठ भींच कर बोला। और मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? तुम बदमाश हो, वो खिसियानी सी हंसी के साथ बोली। मुझे बताओ कि तुमने मुझसे ऐसी बातें क्यों की थी? क्या मैं तुम्हें अपने उन पड़ोसियों से मिला दूं जो आए दिन मुझे पागल खाने भिजवा देने की धमकियां देते रहते हैं? वो चाहता था कि किसी तरह अब ये बुढ़िया खामोशी रहे तो बेहतर है, वरना हो सकता था कि वो खोपड़ी से बाहर होकर कोई और हिमाकत कर बैठता। आखिर उससे दोस्ती पैदा करने का मकसद क्या था? उस केस में शुरू से अब तक उसे ऐसी ही उल्टी सीधी ड्यूटियाँ मिलती रही थीं। कभी किसी गमज़दा लड़की का दिल बहलाओ और कभी हज़ारों लड़कियों की वालदा मोहतरमा से राह रस्म बढ़ाओ। दूसरी तरफ जैदी और ताहिर जैसे गैर अहम लोग उस आदमी से टकराते फिर रहे थे जिसने खुद फरीदी को चकरा कर रख दिया था। खेल शुरू हुआ था बैंक की डकैती से, जिसकी इत्तला फरीदी को पहले ही मिल गई थी। इत्तला देने वाला डकैती से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हज़ार एहतियात के बावजूद भी बैंक लूट ही गया। फिर फरीदी गायब, मौत तक की क़यास आराइयाँ हो गईं, लेकिन वो हज़रत उस गैर अहम आदमी की फ़िक्र में थे जो लड़कियों के बटुओं से टाफियाँ झपटता फिरता था। फिर सर सज्जाद के कत्ल का मामला उठ खड़ा हुआ। उसमें उस लुटेरे का नाम भी शामिल था। अब सर सज्जाद अपनी ही कोठी में मुलाजमों के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। उसकी लड़की दिन रात बसोरती रहती है, लेकिन ये रोना बसोरना बनावट नहीं हो सकता। हमीद उन दिनों से बहुत करीब से देखता रहा था। उसका मतलब यही हुआ कि सर सज्जाद ने हकीकतन ख़ुद को उस पर ज़ाहिर नहीं किया। बेटी उसकी मौत पर आंसू बहाती रहती है, वो देखता रहता है, लेकिन उसे हकीकत से आगाह नहीं कर सकता। वो इमारत जिसे वो कत्ल की धमकी के बावजूद भी फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं था, अब कैसे छोड़ दी गई? इमारत किसी कदीम इमारत के खंडरों पर तामीर की गई थी, इसलिए ख़जाने वगैरह का भी चक्कर हो सकता था।
لیکن اگر اسے اس کا یقین ہوتا تو وہ کم سے کم اس سے تو چمٹا ہی رہنا چاہتا۔ خود اس نے اس عمارت کی اہمیت پر ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ڈالی تھی۔ فریدی نے اس کی دانست میں عمارت کی نگرانی اسی لیے شروع کرائی تھی کہ سر سجاد کے قاتل کی خبر شائع ہونے کے بعد سے کوئی وہاں دیکھا جاتا رہا تھا۔ فریدی پر کتے کا حملہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی تھا کہ وہ آدمی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جس نے سر سجاد پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا، لیکن وہ کوئی ایسا ہی اہم معاملہ تھا کہ اس نے اس کے سلسلے میں اپنے آدمیوں سے کام لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اہم معاملہ کیا ہو سکتا تھا؟ یا تو اسے اس کی فکر تھی کہ سر سجاد کی لاش کس نے غائب کر دی، یا پھر اس عمارت میں کسی اور چیز کی تلاش تھی اور وہی چیز سر سجاد پر قاتلانہ حملہ کرانے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یک بیک بڑھیا نے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر کہا۔ بھوں! حمید کتے کی طرح بھونکا اور وہ بوکھلا کر دوسری طرف کھسک گئی۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت ایسی ہی تھی کہ اپنی اس بچکانہ حرکت پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں محسوس ہو سکتی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کہانی میں تمہیں کہاں فٹ کروں۔ کیسی کہانی؟ اگر لیلیٰ کی ماں کی شادی مجنوں کے ابا سے ہوئی ہوتی تو پھر وہ کہانی کیسے جنم لیتی؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حمید ہارون کی آواز سن کر چونک پڑا۔ پیچھے شاید کوئی گاڑی تھی۔ وہ مڑا، تھوڑے ہی فاصلے پر وہی 2 سیٹر نظر آئی جس کا تعاقب کرتا ہوا وہ اس طرف آیا تھا۔ راستہ دو، حمید نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کر لی۔ 2 سیٹر اب ٹیکسی کے ساتھ ہی دوڑ رہی تھی۔ ذرا ٹھہریے، ڈرائیو کرنے والی لڑکی نے کہا۔ ارے خدا غارت کرے تمہیں حرافہ، بڑھیا کلکلائی، اور حمید نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا۔ وہ بھی شاید دوبارہ اس جھگڑے سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اس لیے بڑھیا کے چنگھاڑنے کے باوجود بھی اس نے گاڑی روک ہی دی۔ حمید بڑی تیزی سے نیچے اتر آیا۔ 2 سیٹر بھی رک گئی تھی۔ لڑکی نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن یہ سوچتی رہی تھی کہ کہاں دیکھا ہے آپ کو۔ آپ کیپٹن حمید ہیں نا؟ پچھلے سال آپ نے رائفل کلب کے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ ہوں، تو اب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ لٹیرا مجھے اتفاقاً مل گیا تھا، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ میری اس سے دوسری ملاقات تھی۔ کچھ دن ہوئے اس نے میرے پرس پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا۔ لیکن تم شہر سے باہر کیوں نکل بھاگی تھیں؟ روز ہی آتی ہوں ادھر ہوا خوری کے لیے۔ ارے ہو چکی باتیں، بڑھیا ٹیکسی سے دہاڑی۔ وہ نیچے نہیں اتری تھی۔ والدہ صاحبہ بڑی خوخار معلوم ہوتی ہیں، لڑکی نے کہا۔ یہ میرے پڑوس کی ایک پاگل عورت ہے، اسے وہم ہو گیا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ ہوں، تمہارا نام اور پتہ؟ حمید نے جیب سے ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے نام اور پتہ تحریر کیا، پھر 2 سیٹر آگے بڑھ گئی اور حمید نے سڑک کے نشے میں چھلانگ لگائی۔ وہ پوری قوت سے کچے راستے پر دوڑ رہا تھا۔ 3 میل، اس نے سوچا، اس جہنمی بلی سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ 3 میل برے نہیں رہیں گے، خواہ شہر پہنچتے پہنچتے دم ہی کیوں نہ نکل جائے۔